हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड यानी FSNL के सैकड़ों श्रमिकों पर रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। इसी के विरोध में अब बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। भिलाई में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के सैकड़ों श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट द्वारा FSNL को सीधे काम देने की बजाय ग्लोबल टेंडर जारी किया गया, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसके चलते FSNL को मिला काम यहां कार्यरत 800 से अधिक श्रमिकों के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है। इस फैसले के विरोध में FSNL बचाव संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति के बैनर तले 30 मार्च को सेक्टर 1 स्थित मुर्गा चौक पर बड़ी हड़ताल की घोषणा की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों के शामिल होने की बात कही जा रही है। श्रमिक नेताओं का आरोप है कि FSNL का निजीकरण कम कीमत पर किया गया और अब टेंडर प्रक्रिया के जरिए कंपनी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि नए टेंडर में श्रमिकों की नौकरी और सेवा शर्तों को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे छंटनी का खतरा बढ़ गया है। श्रमिकों की मांग है कि सभी कर्मचारियों की सेवा निरंतर रखी जाए, वेतन और अन्य सुविधाओं में कोई कटौती न हो और नए वेज कोड के अनुसार नियुक्ति व भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ठेका बदलने की स्थिति में भी किसी श्रमिक की नौकरी न जाए और उनके सभी को उनके अधिकार मिले। विदित है कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जो कभी भारत सरकार का उपक्रम हुआ करता था, आज वो निजी हाथों में चला गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा जो स्क्रैप माफिया थे, जो लोग बहुत दिनों से पीछे लगे थे, उससे वो सफल हो गए हैं। और फेरो स्क्रैप निगम बेचने के बाद वर्तमान में जो टेंडर हुआ है, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा जो काम दिया जाता था, उसमें जो टेंडर में जो टर्म्स एंड कंडीशन जो लेबर लॉ जो थे, लेबर जो कानून थे, उनको अवॉइड करके, उनको निरस्त करके पूरा मालिकाना हक मालिक को दे दिया गया है, जो बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक किया हुआ कार्य है। उसमें फेरो स्क्रैप निगम के हजारों मजदूर, उनका परिवार और खाली भिलाई स्टील प्लांट भी नहीं, दुर्गापुर, राजपुरा, बोकारो, अन्य जगह जहाँ पे फेरो स्क्रैप निगम काम चलता था, सभी प्रभावित हो गए। तो हम लोग अभी वर्तमान में जो टेंडर हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं सभी यूनियन और मजदूर मिलके, और उसी के तारतम्य में हम लोग 30 तारीख को एक हड़ताल करने जा रहे हैं। उसमें आप सभी का भी सहयोग भी हमें चाहिए। देश की बड़ी स्टील कंपनी सेल को जल्द नया नेतृत्व मिलने वाला है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए एक अहम नाम पर मुहर लग गई है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को जल्द ही एक नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलने जा रहा है। इस पद के लिए डॉक्टर अशोक कुमार पांडा के नाम का चयन किया गया है। शनिवार को सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड की बैठक में इंटरव्यू के बाद उनके नाम को मंजूरी दी गई। इस पद के लिए कुल 10 वरिष्ठ अधिकारियों का इंटरव्यू लिया गया था। इसमें से सेल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बड़े अधिकारी शामिल थे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद PESB ने डॉक्टर पांडा को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मानते हुए उनके नाम की सिफारिश की। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा फिलहाल सेल के निदेशक वित्त के पद पर कार्यरत हैं और वे कमर्शियल विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके हैं। इससे पहले वे भिलाई स्टील प्लांट में कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें
स्टील सेक्टर में एक अनुभवी और मजबूत वित्तीय प्रबंधन अधिकारी माना जा रहा है। अब औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे सेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। भिलाई की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। पुलिस जहां इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 42 वर्षीय मोहन रामटेक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी किराए के मकान में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मोहन पिछले करीब 3 महीने से यहाँ किराए पर रह रहे थे और पेंटिंग का काम कर रहे थे। शनिवार सुबह मकान मालिक को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घर में एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि मृतक के भाई नवीन रामटेके ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शव पर चोट के निशान मिले हैं और सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनसे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। परिवार के अनुसार घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि मृतका की मां भिलाई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और ऑपरेशन के चलते परिवार के सदस्य वहीं मौजूद थे। सूचना मिलते ही स्मृतिनगर चौकी सुपेला थाना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुसाइड नोट में नए नामों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही इस रहस्यमयी मौत का खुलासा हो सकेगा। एक युवक की डेड बॉडी उसके घर में मिली है और उसका हैंग होना जैसा दिख रहा है। उसके एफएसएल की भी टीम ने बारीक से आके जांच किया है और मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। तो सुसाइड नोट भी मिला है, उसकी जांच की जा रही है और उसके हैंड राइटिंग भी मिलान के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुसाइड नोट उसी का है कि फेक है। पूछताछ में क्या मतलब क्या करता था ये युवक जो? प्रथम दृष्टिया ये आया है कि इसकी मदर की तबीयत खराब थी और वो एडमिट किया हुआ था और इसकी मिसेस का भी हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था और जिसकी सूचना पर पुलिस आकर के मर्ग कायमी कर जांच मिली है। विस्तृत रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी और भी इसमें जो अपडेट रहेंगे आपको समय पर दिए जाएंगे। मेरा वही था कि मैं आज सुबह 7 बजे पहुंचा। 7 बजे मुझे घर से बहन का फ़ोन आया था कि भाई घर में ऐसी बात हो गई है कि तेरा भाई सुसाइड कर लिया करके। तब मैं तुरंत घर पे आया। तो घर पे आने के बाद देखा कि एक स्टूल रखा हुआ था लोहे का, उस का फेस इतना अंदर इंटर था। तो मैंने देखा तो मैं सोचा कि भाई मेरा अभी है, डेथ नहीं हुआ है। तो मैंने उसको सीधा पलटी किया और पलटी करने के बाद देखा कि भाई दुनिया में नहीं है। लेकिन घटनाक्रम में घटनास्थल में कोई रस्सी उस्सी कोई ऐसा कुछ चीज़ बरामद नहीं हुआ। तो थोड़ा डाउट होता है कि ये सुसाइड है। चोट का निशान कहाँ पड़ा? चोट का निशान गले पे है यहाँ पर और फेस से ब्लड आया है और आँख के सामने है। तो गर्दन पे जो निशान है क्या वो रस्सी का निशान है या चोट का निशान है? एक जो बेंच लगी हुई है, स्टूल जो है उसका निशान है और एक रस्सी का जस्ट ऊपर में हल्का निशान टाइप का दिख रहा है, लेकिन साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो रस्सी का ही है। क्योंकि सुसाइड करने के बाद जब आदमी लटकता है, सुसाइड करता है तो यूँ हो जाता है, उसकी जिगली टॉन्सिल जो है बाहर हो जाती है और यहाँ से हड्डी क्रैक हो जाती है। उस टाइप का कुछ नहीं है। इसका नाम कह रहे हैं सुबह 8 बजे फ़ोन आया उनकी लड़की का, उनकी भाभी का, कि ऐसी बात हो गई है, भाई आपके भाई रहे नहीं करके। तो हम आपको यहाँ पर आके देखें कि इसको चोट तो लग रही है, बस सुसाइड नहीं है, मर्डर केस लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ शासन से जो भी मर्डर केस है तो उसकी सजा पड़ना चाहिए उनको। क्या नाम था मृतक का और यहाँ मोहन कुमार रामटेके। कितनी उम्र थी? 42 साल। क्या काम करते थे? पेंटिंग काम करते थे।
किसी से कोई कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? यहाँ तो घर में करीब 5-6 महीने किराए में रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? पहले इसी एरिया में रहते थे। अच्छा, किसी से कोई वाद विवाद? कोई वाद विवाद कुछ नहीं था। अभी 10 दिन पहले यहीं पर आए कि एमपी में सिस्टर रहती है, उनके थे। अच्छा। हाँ, 1.5 महीने कभी 1 महीने एक या 1.5 महीने से उनके क्या थे। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरों का पूरा सामान भी बरामद कर लिया है। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। यह घटना भिलाई के श्यामनगर स्थित तेलुगु मोहल्ले कैंप 2 की है। पीड़िता ये लम्मा ने पुलिस को बताया कि 8 फरवरी वह अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर विशाखापट्टनम गई थी। जब वे वापस लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर से LED टीवी, होम थिएटर और सोने चांदी के आभूषण समेत कई कीमती सामान गायब थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए छावनी पुलिस और ACCU टीम ने संयुक्त जांच शुरू की। जांच के दौरान संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया है। बरामद सामान की कीमत करीब 45,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में विवेक मिश्रा और S जगन नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग भी इस वारदात में शामिल पाया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एंकर 4 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच अब चिकन और अंडा कारोबारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिक्री पर प्रतिबंध से नाराज व्यापारियों ने विधायक के बंगले के घेराव कर अपनी मांगे रखी। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाए हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में संक्रमण फैलने के बाद लगाया गया है। प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए करीब 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी दुकान और होटल, रेस्टोरेंट में चिकन और अंडों के उपयोग पर रोक लगा दी है। प्रशासन की सख्ती से व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि इस फैसले से रोजाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार प्रभावित हो रहा है और करीब 200 दुकानों पर ताले लटक गए हैं। इसी नाराजगी के चलते शुक्रवार को व्यापारियों ने विधायक अमर अग्रवाल के बंगले पर घेराव कर दिया। उन्होंने गाइडलाइन के तहत दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की। व्यापारियों का आरोप है कि बर्ड फ्लू का संक्रमण सरकारी हेचरी में है, जबकि प्राइवेट दुकानों में बिकने वाले ब्रॉयलर मुर्गे में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके बावजूद प्रशासन बिना भेदभाव के सभी दुकानों को बंद करवा रहा है। व्यापारियों ने यह भी बताया कि नवरात्रि के दौरान पहले ही उन पर कारोबार प्रभावित हुआ था और अब इस प्रतिबंध से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। कई व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं विधायक अमर अग्रवाल ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कलेक्टर से बात कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और होटल रेस्टोरेंट में भी चिकन और अंडों से जुड़े सभी आइटम पर प्रतिबंध लागू है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से एक अनोखी शादी की तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक ने एक ही मंडप में 2 दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब यह शादी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोंडागांव जिले के फरस ब्लॉक के ग्राम बैलगांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां युवक हितेश यादव ने 2 युवतियों से एक साथ विवाह किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन फूलबती और यामिनी का हाथ थामकर अग्नि के चारों फेरे ले रहा है और साथ जीने मरने की कस्में खा रहा है। इस दौरान गांव में जश्न का माहौल रहा, लोग जमकर नाचते गाते नजर आए। जानकारी के मुताबिक इस विवाह की सभी रस्में
पूरे विधि विधान और पारंपरिक तरीके से संपन्न कराई गई। 23 मार्च को हल्दी और मंडप की रस्में हुई, जबकि 24 मार्च को पाणी ग्रहण और आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। बताया जा रहा है कि शादी के लिए तीनों परिवारों की सहमति थी और समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद से यह विवाह कराया गया ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। हालांकि कानूनी नजरिए से देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है और दूसरा विवाह तभी संभव है जब पहली पत्नी से विधिवत तलाक लिया गया हो। वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ आदिवासी समाजों में एक से अधिक विवाह की परंपरा देखने को मिलती है। इसके चलते इस तरह की शादियां सामाजिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। फिलहाल यह अनोखी शादी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिसोर्ट में हिरण का शिकार का खुलासा हुआ है। वन विभाग की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में स्थित एथनिक रिसोर्ट में हिरण का शिकार मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर किचन से पकाया जा रहा संदिग्ध मांस बरामद किया, जिससे हिरण का मांस होने की आशंका जताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान रिसोर्ट के मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह रिसोर्ट पर्यटन मंडल द्वारा संचालित है, जहां कर्मचारियों के लिए यह मांस तैयार किया जा रहा था। पूछताछ में मैनेजर और कर्मचारी ने खुद को बचाते हुए पूरा दोष कुक पर डाल दिया, जबकि कुक ने दावा किया कि उसे गांव के एक व्यक्ति ने मांस लाकर दिया था। अब जब्त मांस को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा, जिससे इनकी पुष्टि हो सके। इस घटना ने एक बार फिर जंगल में हो रहे अवैध शिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा बेलगहना क्षेत्र में पहले भी वन्य जीवों के शिकार के मामले सामने आते रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोरबा ट्रिपल मर्डर केस में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के निर्णय में आंशिक बदलाव किया है। इस मामले में पहले 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है, जबकि 3 आरोपियों को सबूत के आधार पर बरी कर दिया है। यह सनसनीखेज वारदात साल 2021 में हुई थी, जब हरीश कंवर उसकी पत्नी और 4 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे पारिवारिक जमीन, मुआवजे और पैसे के लेन देन का विवाद था। इस साजिश में परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका भी उजागर हुई थी। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। अब हाई कोर्ट के फैसले में 2 आरोपियों की सजा को सही ठहराया है, जबकि 3 को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया है। यह मामला पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के परिवार से जुड़ा होने के कारण शुरू से ही चर्चा में रहा है। फैसले के बाद एक बार फिर इस केस को लेकर बहस तेज हो गई है। एडवोकेट राजीव कुमार दुबे बोल रहा हूं। कोरबा में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था। ट्रिपल मर्डर में 3 लोग मारे गए थे, एक हरीश कंवर, सुमित्रा कंवर और उसकी 4 साल की बेटी। ये हरीश कंवर जो है स्वर्गीय श्री प्यारेलाल कंवर कोरबा से कांग्रेस के नेता हुए हैं और वो मध्य प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं। उनके बेटे हरीश कुमार, उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे का मर्डर हुआ था। 3 ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसका आरोप उनके ही बेटे हरभजन सिंह और उनकी बहू धन कुंवर और 3 अन्य लोग परमेश्वर, राम प्रसाद मन्नेवर और सुरेंद्र कुमार कन्वर, टोटल 5 लोग कन्विक्ट किए गए थे ट्रायल कोर्ट के द्वारा, जिससे शुद्ध होकर हमने जो है एक अपील फाइल की थी माननीय उच्च न्यायालय में। ये अपील CRA नंबर 430/2025 और क्रिमिनल अपील नंबर 724/2025
इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की DB 1 चीफ जस्टिस की DB 1 ने 5 लोगों में से 3 लोगों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया है संदेह का लाभ देते हुए, और 2 लोगों को पहचान कार्यवाही में आई विटनेस के पहचानने के कारण सजा दी है। बाकी 3 लोगों को एक्विटल कर दिया इस ट्रिपल मर्डर केस में। खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स में छत्तीसगढ़ ने जहां मेडल जीतकर अपना दम दिखाया, वहीं एक ऐसी खिलाड़ी भी सामने आई जिसने बिना मेडल जीते ही सबका दिल जीत लिया। खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम के पहले दिन छत्तीसगढ़ ने 2 मेडल अपने नाम किए। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में अनुष्का भगत ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि पुरुष वर्ग में निखिल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेकिन इन मेडल्स से अलग एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, बीजापुर की 12 साल की सपना कोरसा। सपना ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में हिस्सा लिया। भले ही वह मेडल जीत नहीं पाई, लेकिन उनके जज्बे ने हर किसी को प्रभावित कर दिया। जब बाकी तैराक 2 मिनट 39 सेकेंड से 2 मिनट 58 सेकेंड के बीच रेस पूरी कर चुके थे, तब सपना काफी पीछे रह गए थे। उनका टाइमिंग 4 मिनट 27 सेकेंड यानी बाकी खिलाड़ियों से करीब 1.5 से 2.5 मिनट पीछे। इस दौरान वह अकेली पूल में तैरती रही थी और दर्शक दीर्घा में बैठे लोग यही सोच रहे थे कि शायद वह बीच में रेस छोड़ देगी, लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंत तक तैरकर रेस पूरी की। जैसे ही उन्होंने फिनिश किया, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और तालियों से इनका स्वागत किया। सपना बताती हैं कि उस वक्त उनका मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से था। अगर वह बीच में रुक जाती तो खुद से हार जाती। बीजापुर की रहने वाली सपना के पिता किसान हैं। सीमित संसाधन के बीच उन्होंने सिर्फ 1 साल पहले ही स्विमिंग शुरू की थी। जिस पूल में वह अभ्यास करती थी वह केवल 25 मीटर लंबा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के पूल 50 मीटर के होते हैं। ना तो सही ट्रेनिंग की सुविधा, न ही बेहतर डाइट। इन चुनौतियों के बावजूद सपना ने नेशनल लेवल तक का सफर तय किया और अपने से कई साल बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दी। उनकी कोच दीप्ति वर्मा का कहना है कि सपना ने प्रतिभा की कमी नहीं, बस बेहतर सुविधाओं की जरूरत है। आने वाले समय में वह जरूर मेडल जीतेगी। रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि अटल आवास इलाके में कुछ युवकों द्वारा बीच सड़क पर चाकू से केक काटकर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 5 से 6 युवक एक गाड़ी के आसपास खड़े हैं और गाड़ी की सीट पर रखे केक को एक युवक कटारनुमा चाकू से काट रहा है, जबकि बाकी युवक शोर मचाते हुए जश्न मना रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्वैग के तौर पर अपलोड किया गया। मामले के सामने आने के बाद कबीर नगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर युवक की पहचान आशीष के रूप में की और उसे हिरासत में ले लिया। दरअसल रायपुर के कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद सड़क पर इस तरह के स्टंट, केक कटिंग और हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और वीडियो के आधार पर अन्य युवकों की भी पहचान की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देश को एक बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक संकट को लेकर देशवासियों से खास अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट फिलहाल देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। चारों चरण पूरे होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। पहले चरण के तहत करीब 3,300 एकड़ क्षेत्र में टर्मिनल और रनवे का निर्माण किया गया है, जो हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इस योजना पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए
देशवासियों से धैर्य और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह संकट केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में देश को मिलकर इसका सामना करना होगा। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुल करके इस संकट का सामना करना। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब और गहराता जा रहा है। ईरान इजराइल के जंग के बीच अब एक नया मोर्चा खुल गया है जिसने हालात को और गंभीर बना दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के 28 दिन बाद भी अब यमन के हूती विद्रोही भी संघर्ष में खुलकर शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिण शहर बेरशेबा और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि मिसाइल लॉन्च का पता चलते ही एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया और खतरे को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जिससे किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौजूदा जंग के दौरान यमन की ओर से इजराइल पर यह पहला सीधा हमला माना जा रहा है। वहीं हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उनका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। इस नए घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। खबरों में आज यही तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।